हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये सारे प्रथम व्यक्तियों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से CG पटवारी, CG PSC, CG SI, CG फूड इंस्पेक्टर और CG ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। जितने भी व्यापम परीक्षा होते हैं उनकी आप तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपकी पटवारी हो, चाहे वो CG PSC हो, चाहे CG व्यापम हो, व्यापम में जितने भी जॉब हो वो आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम, तो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी। प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री दिनेश नंदन सहाय। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल। प्रथम शिक्षा मंत्री पंडित सत्यनारायण शर्मा। छत्तीसगढ़ किसान आयोग के अध्यक्ष श्री धनाराम साहू। प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष हेमवंत पोर्ते। प्रथम मानवाधिकार के अध्यक्ष श्री के अग्रवाल। प्रथम अल्पसंख्यक के अध्यक्ष इकबाल अहमद रेज। प्रथम महिला मंत्री पद्मावती। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम मनोनीत सदस्य तो इग्रिड मैकलाउड। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता तो पंडित मुकुटधर पांडे। प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता हबीब तनवीर। प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता, देखिए पद्म भूषण प्राप्तकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता महिला तो तीजनबाई। अगर आपसे पुरुष के बारे में पूछा जाए तो आपको हबीब तनवीर के बारे में बताना है, और अगर प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता महिला के बारे में पूछा जाए तो आपको तीजनबाई बताना है। प्रथम शहीद छत्तीसगढ़ के तो वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि नरसिंह दास वैष्णव। छत्तीसगढ़ भाषा का प्रथम व्याकरण हीरालाल व्यापोध्याय। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकारक बंशीधर पांडे हीरू के कहानी। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार तो केयूर भूषण, जिसे के और किस नाम से जाना जाता है तो रांडी ब्राह्मण के दुर्दशा 1904 के लिए छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार केयूर भूषण की उन्होंने रचना की थी। कब किया था तो 1904 में। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी द्वारा नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट 1855। प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे। प्रथम छत्तीसगढ़ फिल्म कही देबे संदेश। प्रथम फिल्म निर्माता मनु नायक। प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। प्रथम महिला सांसद मिनी माता। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन व्यक्ति प्रथम थे, किनको पद्म भूषण दिया गया है प्रथम, किनको पद्म विभूषण दिया गया है। ये सारे आप पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है तो वीर नारायण सिंह है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन है तो नरसिंह दास वैष्णव है। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सारे पॉइंटों को अच्छे से नोट करके रखिए ताकि छत्तीसगढ़ में प्रथम किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो आप ये वीडियो देखे रहेंगे तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो सही होगा, इसीलिए आप ये वीडियो अंत तक हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और सारे जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो सब पॉइंट को आप नोट करते जाइए। अब हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है तो छत्तीसगढ़ में। ये पॉइंट भी आप नोट करके रखिए। पहला मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है बलुई मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी और पांचवा है लाल दोमट मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब हम सबसे पहले लाल पीली मिट्टी के बारे में
पढ़ेंगे। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, कितने प्रतिशत पाया जाता है, उसके बारे में हम पहले जानेंगे। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। स्थानीय नाम क्या है लाल पीली मिट्टी का? मटासी। यह छत्तीसगढ़ में 50 से 60% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। विस्तार, लाल पीली मिट्टी का विस्तार है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तथा उत्तर भाग में। इसको नोट करके रखिए फ्रेंड, लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और उत्तर भाग में पाया जाता है। ये दोनों जगह छत्तीसगढ़ की पीली मिट्टी पाया जाता है। कौन कौन से भाग में? तो मध्य भाग और उत्तर भाग। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है लाल पीली मिट्टी में? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। मुख्य फसल, लाल पीली मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है? तो धान। यह मिट्टी फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग, फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग। ये जो मिट्टी है वो फेरस ऑक्साइड के कारण किस रंग का होता है? लाल रंग के कारण लाल रंग होता है, और फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग होता है। इसीलिए इसे लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए कि इसका स्थानीय नाम क्या है। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय नाम में क्या कहा जाता है? मटासी मिट्टी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पाया जाता है? तो 50 से 60% क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ कितने विस्तार, कौन से विस्तार में है? तो मध्य भाग और उत्तर भाग में है। और छत्तीसगढ़ में मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। ये पॉइंट भी नोट करके रखिए। लाल पीली मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है? तो धान। यह मिट्टी फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग की होती है और फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हमारा दूसरा पॉइंट है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। जो बलुई मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता कम होती है। आप स्वयं जानते होंगे फ्रेंड कि जो बालू होता है, रेत होता है, उसमें ज़्यादा पानी स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए जो बलुई मिट्टी होती है उसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। यह छत्तीसगढ़ में 30 से 35% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमरस की कमी होती है। जिस प्रकार से लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है, उसी प्रकार बलुई मिट्टी में भी नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी होती है। मुख्य फसल, बलुई मिट्टी में कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं? तो मोटे अनाज जैसे कोदो और कुटकी लगाया जाता है। विस्तार, बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका विस्तार दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद के दक्षिणी हिस्से पर है। कौन कौन से जिले में है बलुई मिट्टी का विस्तार? तो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद के दक्षिणी हिस्से तक है। तो ये सारे पॉइंट आप बलुई मिट्टी में नोट करके रखिए। तीसरा मिट्टी है काली मिट्टी। तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है? काली मिट्टी। तो अब हम काली मिट्टी के बारे में जानेंगे। काली मिट्टी का स्थायी नाम कौन सा है? तो कन्हार। काली मिट्टी को स्थायी नाम में क्या कहा जाता है? कन्हार कहा जाता है। इस मिट्टी की सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। काली मिट्टी की सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। इसका निर्माण किससे होता है? तो लार्वा से होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लार्वा से होता है। इस मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा सर्वाधिक होती है। मुख्य फसल, काली मिट्टी में कौन कौन सा फसल होता है? तो गन्ना, कपास, चना और गेहूँ। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जो काली मिट्टी होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी में ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानेंगे। लेटेराइट मिट्टी, स्थानीय नाम भाठा या मुरुमी। स्थानीय नाम लेटेराइट मिट्टी का क्या है? भाठा भी बोला जाता है या मुरुमी भी कहा जाता है। विस्तार, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? तो पाठ प्रदेशों में जैसे जसपुर में। यह छत्तीसगढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के जितने भी ऊंचे ऊंचे स्थान हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इस मिट्टी की निछालन क्षमता होती है। इस मिट्टी में कौन सी क्षमता होती है? तो निछालन क्षमता होती है। यह मिट्टी भवन निर्माण व ईंट निर्माण हेतु उपयुक्त होती है। तो ये सारे पॉइंट आप लेटेराइट मिट्टी में नोट करके रखिए। भवन निर्माण और ईंट निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिसका स्थानीय नाम कौन सा है? भाठा और मुरुमी है। पांचवा हमारा मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी की प्रकृति कैसे होती है? तो अम्लीय होती है। इस मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल दोमट मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता
है। विस्तार, लाल दोमट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कोटा में पाया जाता है, दंतेवाड़ा में और सुकमा में। इन तीनों जिलों में लाल दोमट मिट्टी पाया जाता है। तो ये हमारा 5वां मिट्टी का प्रकार था, लाल दोमट मिट्टी। तो ये सारे 5 प्रकार को आप अच्छे से नोट करके रखिए, इसकी अच्छे से तैयारी करिए, ताकि मिट्टी से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इसकी सही ढंग से आप उत्तर दे सकें। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर सीजी पटवारी में इस तरह से क्वेश्चन आते ही हैं, आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए। अब हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में किसकी प्राप्ति स्थान हुआ था? तो औजार प्राप्ति स्थान। औजार कहाँ, कौन से स्थान से प्राप्त किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो औजार सिंघनपुर गुफा रायगढ़ से प्राप्त किया गया था। महानंदी घाटी रायगढ़ से प्राप्त किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप पूर्व पाषाण काल में नोट करके रखिए। मध्य पाषाण काल में औजार प्राप्ति स्थान, हमने पूर्व पाषाण काल में औजार प्राप्ति स्थान देखा कौन कौन सा? तो सिंघनपुर गुफा रायगढ़ से, और महानंदी घाटी कहाँ से मिला? वो भी रायगढ़ से मिला है। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल में औजार प्राप्ति स्थान कौन सा है मध्य पाषाण काल में? तो काबरा पहाड़ कहाँ से मिला है? तो रायगढ़ से मिला है। तीसरा पॉइंट है हमारा उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में औजार प्राप्ति स्थान, तो उत्तर पाषाण काल में औजार प्राप्ति स्थान कौन कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा जो कहाँ है? रायगढ़ में है। महानंदी घाटी जो कहाँ है? रायगढ़ में है। चौथा है नवपाषाण काल। चौथा पॉइंट कौन सा है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में औजार प्राप्ति स्थान, नवपाषाण काल में औजार प्राप्त कहाँ से किया गया था? चितवा डोंगरी जो कहाँ पर है? राजनांदगांव में है। अर्जुनी जो कहाँ पर है? दुर्ग में है। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है फ्रेंड, इसको आप अच्छे से नोट करके रखिए। कौन कौन सा? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए। इसमें नोट बताया गया है कि ताम्र लोहा के अवशेष छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। तो ये नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए ताम्र और लोहा के अवशेष छत्तीसगढ़ में मिला है कि नहीं, तो आपको क्या बताना है? नहीं मिला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको नोट करके रखिए। ताम्र और लोहा के जो अवशेष हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया गया है। अब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल कितने साल तक चला है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक काल कितने साल तक था? तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। सबसे पहले हम रामायण के बारे में पढ़ेंगे, रामायण काल के बारे में। तो रामायण काल में बताया गया है कि इस काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिण कोसल कहा जाता था। कौशल प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल के नाम से। और दक्षिण कौशल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। तो उत्तर कौशल की राजधानी कौन सी थी? साकेत थी, जिसके राजा कौन थे? दशरथ थे। उसी प्रकार दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, जिसके राजा कौन थे? भानुमंत। भानुमंत की पुत्री कौशल्या थी। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड। उत्तर कौशल के राजा कौन थे? दशरथ थे। उसकी राजधानी कौन थी? साकेत थी। और दक्षिण कौशल के राजा कौन थे? भानुमत थे। और दक्षिण कौशल की राजधानी कौन थी? श्रावस्ती थी। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। भानुमत की पुत्री का नाम क्या था? कौशल्या, जो दशरथ की क्या थे? पत्नी थी। कौशल्या किनकी पत्नी थी? दशरथ की पत्नी थी। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम कुछ पॉइंट आगे जान लेते हैं। कौशल वंश के राजा भानुमत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ है। राजा भानुमत के कोई पुत्र न होने के कारण दक्षिण कौशल का राज्य दशरथ को प्राप्त हुआ। रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड कि कौशल वंश के राजा भानुमत की पुत्री कौशल्या का विवाह किनसे हुआ था? तो उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। भानुमंत के कोई पुत्र नहीं थे। भानुमंत जो राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो दक्षिण कौशल के वो राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे। इसीलिए दक्षिण कौशल की जो राज्य है उसको किसको सौंपा गया?
तो दशरथ को सौंपा गया, जो कहाँ के राजा थे, उत्तर कौशल के राजा थे। क्योंकि भानुमत के कोई पुत्र न होने के कारण जितने भी उनके जायदाद थे, जितने भी उनके राज्य थे, उनको किनको सौंपा गया, तो उनकी बेटी के पति को सौंपा गया। जो उनकी बेटी कौन थी, कौशल्या। कौशल्या के पति कौन है, तो दशरथ है। इनको ये सारे पद को सौंपा गया। और ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, कि बस्तर को रामायण काल में क्या कहा जाता था, दंडकारण्य कहा जाता था। ये सारे पॉइंट आप रामायण काल में नोट करके रखिए। अब हम रामायण कालीन कुछ प्रमुख स्थान के बारे में जान लेते हैं। तो सूरजपुर जहाँ क्या क्या है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, रामगढ़ की पहाड़ी, किष्किंधा पर्वत, ये 4 चीज़ें सूरजपुर में पाया जाता है। तो ये चारों स्थान कहाँ हैं, सूरजपुर में है। तो ये नोट करके आप रखिए। दूसरा खरौद में क्या क्या है, खरदूषण का शासन। तीसरा शिवरीनारायण में क्या है, तो सबरी निवास स्थल। तो ये रामायण कालीन कुछ प्रमुख स्थान है, इसको भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। चौथा रामायण कालीन स्थान है तुरतुरिया में कौन थे, तो लव कुश जन्म स्थल। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था, तुरतुरिया में हुआ था। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तुरतुरिया में है। सीता शरण स्थल कहाँ है, तो तुरतुरिया में ही है। तुरतुरिया में ही सीता ने शरण स्थल लिया था। कहाँ पर, तो वाल्मीकि आश्रम में। सिहावा पर्वत में कौन कौन से हैं, तो श्रृंगी आश्रम। सिहावा पर्वत में क्या है, श्रृंगी आश्रम है। कांकेर में क्या है, पंचवटी सीता अपहरण। बस्तर में क्या है, तो दंडकारण्य। हनुमान संजीवनी लाने गए तो यह वन रास्ते में पड़ा था। क्योंकि जब लक्ष्मण को तीर लगा था तो उस टाइम हनुमान क्या लेने गए थे, संजीवनी लेने गए थे। संजीवनी लेने के लिए उन्होंने बस्तर को पार किया था, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, दंडकारण्य नाम रखा गया है। क्योंकि बस्तर को उस टाइम रामायण काल में क्या कहा जाता था, दंडकारण्य कहा जाता था। इसी वन से हनुमान जो है संजीवनी लेने के लिए गए थे। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। हमने अभी रामायण काल के बारे में जाना, अब हम महाभारत काल के बारे में जानेंगे। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में क्या कहा जाता था, प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट भी आप नोट करके रखिए। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था, प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। बस्तर को महाभारत काल में कांतार कहा जाता था। बस्तर को महाभारत काल में क्या कहा जाता था, कांतार कहा जाता था। मोरध्वज की राजधानी आरंग थी। मोरध्वज की राजधानी कौन सी थी, आरंग थी। ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर थी, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, रतनपुर कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। सबसे पहला हमने पढ़ा रामायण काल, दूसरा पढ़ा हमने महाभारत काल, तीसरा हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में देखिए फ्रेंड, इस काल छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता था, तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। हेनसांग इसी काल में हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हेनसांग छत्तीसगढ़ कब आया था या भारत कब आया था, तो हेनसांग महाजनपद काल के टाइम ही हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हेनसांग की रचना किसमें है, तो सियुकी में है। हेनसांग की सियुकी तथा बौद्ध धर्म का ग्रंथ अवदान शतके के अनुसार गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आया। गौतम बुद्ध कहाँ आया था, छत्तीसगढ़ आया। यहाँ आकर श्रावस्ती में 3 माह व्यतीत किया था। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। कौन कौन सा पॉइंट, तो हेनसांग किस काल में छत्तीसगढ़ आया था, तो महाजनपद काल में आया था। और किसके शासन काल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हेनसांग की सियुकी तथा बौद्ध धर्म का ग्रंथ अवदान शतके के अनुसार गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आया था और यहाँ आकर कितने माह तक व्यतीत किया था श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती में 3 माह व्यतीत किया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसको नोट करके रखिए। अब हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य काल कौन सी ईस्वी में चालू हुआ था, तो 322 ईस्वी पूर्व में। मौर्य काल में कुछ हम पॉइंट जान लेते हैं। जोगी मार्ग गुफा से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
रामगढ़ की पहाड़ी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल की भाषा पीली व लिपि ब्राह्मी थी और सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। तो मौर्य काल में आप ये चारों पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए। ये सभी जितने भी हम आपको पॉइंट बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप सारे पॉइंट अच्छे से नोट करते जाइए। अब हम सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान थी, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। 1921 में जांजगीर चांपा के किरारी गांव से काष्ठ प्राप्त हुआ, जो सातवाहन कालीन है। प्रथम सदी में नागार्जुन छत्तीसगढ़ आया। प्रथम सदी में नागार्जुन छत्तीसगढ़ आया था, तो इसको भी आप नोट करके रखिए। अब हम वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। वाकाटक वंश की राजधानी कौन सी है? नंदीवर्धन, जो कहाँ पर है? नागपुर में है। प्रसिद्ध राजा वाकाटक वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? महेंद्र सेन, रुद्रसेन, नरेंद्र सेन, हरिसेन, प्रवर सेन और पृथ्वी सेन। वाकाटक वंश में बस्तर को कोरापुट कहा जाता था, ये भी नोट करके रखिए आप। वाकाटक वंश में बस्तर को क्या कहा जाता था? कोरापुट कहा जाता था। रामायण काल में बस्तर को क्या कहा जाता था? दंडकारण्य कहा जाता था। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय का भाट कवि कालिदास था। चंद्रगुप्त द्वितीय का भाट कवि कौन था? कालिदास था, जो प्रवर सेन के शासनकाल में रहता था। कहाँ रहता था? तो प्रवर सेन के शासनकाल में रहता था। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी नोट करके रखिए। अब हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त काल में देखिए, गुप्त काल की राजधानी कौन सी है? तो पाटलिपुत्र है। यह समुद्रगुप्त के अधीन था। गुप्त काल किसके अधीन था? समुद्रगुप्त के अधीन था। गुप्त काल में बस्तर को महाकांतार कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी अच्छे से नोट करके रखिए। गुप्त काल में बस्तर को क्या कहा जाता है? महाकांतार कहा जाता है। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कहा जाता था। गुप्तकालीन सिक्के बनाबरद गांव दुर्ग से मिला है। गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो कौन से गांव से मिला है? तो बनाबरद गांव दुर्ग से मिला है। समुद्रगुप्त ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया, जो दक्षिण कौशल का राजा था। समुद्रगुप्त ने महेंद्र वर्मन को क्या किया? पराजित किया, जो कहाँ का राजा था? दक्षिण कौशल का राजा था। इसके पश्चात उन्होंने व्याघराज को पराजित किया। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। गुप्त काल के बारे में आपको सारे पॉइंट अच्छे से नोट करके रखना है। अब हम गुप्तकालीन अन्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वंश है नल नाग वंश, जो कौन सी शताब्दी में था? तो 5वीं से 7वीं शताब्दी में था। नल नाग वंश की राजधानी कौन है? कोरापुट, बस्तर। प्रसिद्ध शासक कौन थे नल नाग वंश के? तो बिलासतुक, जिन्होंने 700 से 740 ईस्वी तक राज किया था। विशेष नल नाग वंश में विशेष देखिए, 712 ईस्वी में नल नाग वंश शासक विलासतुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। 712 ईस्वी में नल नागवंशी शासक विलासतुंग ने किसका निर्माण किया? तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। नल नागवंश का अंतिम शासक कौन था? वराहराज थे। नल नागवंश का अंतिम शासक कौन थे? वराहराज थे। इस काल के सिक्के को क्या कहा जाता था? ओड़गा, बस्तर से प्राप्त हुआ था। नल नागवंश के सिक्के ओड़गा कहाँ से प्राप्त हुआ था? बस्तर से प्राप्त हुआ था। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाली नल नागवंशी शासक वराहराज मवदत्त, अर्थपति नंदराज। वराहराज के 29 स्वर्ण मुद्रा कोंडा गांव के एड़गा नामक गांव से प्राप्त हुए थे। वराहराज के 29 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कोंडा गांव के एड़गा नामक गांव से प्राप्त हुआ था। तो ये पॉइंट आप नल नागवंश में नोट करके रखिए। अब हम सरभपुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सरभपुरी वंश की राजधानी क्या है? सरभपुरी है। शासक कौन थे? तो सरभराज थे। विशेष, अब हम सरभपुरी वंश के विशेष जान लेते हैं। भानुगुप्त का एरण अभिलेख में इसी वंश के शासकों का उल्लेख है। प्रथम सती 510 ईस्वी में राजा भोज की पत्नी हुई। प्रथम सती कौन हुई थी? तो 510 ईस्वी में राजा भोज की पत्नी प्रथम सती हुई थी। ऐसा
एरण अभिलेख में प्राप्त है। कौन सा अभिलेख में प्राप्त है? तो एरण अभिलेख में प्राप्त है। इसको भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। तीसरा पॉइंट है सिरपुर के पांडु सोमवंश। सिरपुर के पांडु सोमवंश के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो इसकी 2 शाखाएं हैं। सिरपुर के पांडु सोमवंश की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। पहला है मैकाल श्रेणी, दूसरा है दक्षिण कौशल। तो मैकाल श्रेणी में हम राजवंश पांडुवंश के बारे में पढ़ेंगे। उदयन, आर्यपुरुष और इंद्रबल संस्थापक। जो मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी के राजवंश कौन है? तो पांडुवंश है। उदयन कहाँ से हुआ था? तो आर्यपुरुष से हुआ था। इंद्रबल कौन है? तो इसके संस्थापक हैं। और दक्षिण कौशल में हम राजवंश सोमवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैकाल श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैकाल श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है। सॉरी फ्रेंड, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? तो अन्न राजा। दूसरा कौन है? सुरबल। तीसरा कौन है? ईशान बल। और चौथा कौन है? भवदेव। तो सकल कौशलाधिपति किसके? अन्य राजा में सकल कौशलाधिपति होते हैं। फिर उसके बाद कौन होते हैं? महाशिव तिवरदेव, जो क्या हैं? सकलोस अधिपति। और अन्य राज द्वितीय कौन है? तो सकलोशलाधिपति। उसके बाद कौन है? चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त के बाद कौन आए? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बाद कौन आए? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन आए। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए। सकल कौशलाधिपति की उपाधि अन्नराज महाशिव तिवरदेव, अन्नराज द्वितीय व ईसादेव को प्राप्त थी। किसकी उपाधि? तो सकल कौशलाधिपति की उपाधि अन्नराज महाशिव तिवरदेव, अन्नराज द्वितीय व ईसादेव को प्राप्त थी। इन तीनों लोगों को सकल कौशलाधिपति की उपाधि प्राप्त थी। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम हर्षगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। हर्षगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धन में देखिए, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी एवं उनका पुत्र हर्षवर्धन था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी एवं उनका पुत्र हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन था। हर्षवर्धन का पुत्र महाशिव बालार्जुन था। हर्षवर्धन का विवाह रानी वाष्टा से हुआ। सिरपुर गुप्त वस्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। सिरपुर गुप्त वस्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। रानी वाष्टा ने अपने पति हर्षवर्धन की याद में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। तो ये सारे पॉइंट हर्षगुप्त में आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में जानेंगे। तो इनकी उपाधि कौन है? महाशिवगुप्त बालार्जुन की उपाधि कौन लिए थे? तो परम परमेश्वर। राजधानी क्या है? तो सिरपुर। शासनकाल कितने समय तक था महाशिवगुप्त बालार्जुन का? तो 595 से 655 ईस्वी। इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का कार्य पूर्ण कराया। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का कार्य किसने पूर्ण कराया? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने करवाया। इसकी शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग 639 में छत्तीसगढ़ आया था। हेनसोंग ने छत्तीसगढ़ को किया सालो कहा। हेनसोंग ने छत्तीसगढ़ को क्या कहा था? किया सालो कहा था। शिक्षा अर्जन किया नालंदा विश्वविद्यालय से। शिक्षा अर्जन कहाँ से किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय से किया था। अब हम इतिहास जानने के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखिए प्रशस्ति में पहला बताया है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा रवि कीर्ति का एहोल प्रशस्ति। शिलालेख, अब हम शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ? जोगीमारा की गुफा में कौन सा शिलालेख है? तो अशोक मौर्यकालीन। राजिम शिलालेख कहाँ है? तो बिलासतुंग। सिरपुर हर्षगुप्त, लक्ष्मणेश्वर, नंदराज, रतनपुर, रत्नदेव प्रथम, राजिम,
पृथ्वीराज द्वितीय, मल्हार जाजल्लदेव द्वितीय, खरौद जगत रत्नदेव तृतीय, बारसूर शिलालेख गम्मल देवी। बारसूर शिलालेख कहाँ है? तो गम्मल देवी में है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम प्रमुख राजवंश, उनका समय व राजधानी के बारे में जानेंगे। तो प्रमुख राजवंश कौन थे, कौन कौन से समय में उन्होंने यहाँ अपना कार्य किया और उनकी राजधानी कौन कौन से है उसके बारे में जानेंगे। तो मौर्य वंश, मौर्य वंश कितने दिन तक था? तो 323 से 187 ईस्वी पूर्व। उसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश 3 से 4 शताब्दी, इसकी राजधानी क्या है? नंदीवर्धन। गुप्त वंश कितने साल तक शासन किया? 229 से 550 ईस्वी। गुप्त वंश की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। नल नाग वंश, नल नाग वंश कितना दिन तक शासन किया? 5 से 7वीं शताब्दी, इसकी राजधानी कौन है? कोरापुट। सिरपुर का पांडु समवंश 6 से 5वीं शताब्दी, सिरपुर। फड़ी नागवंश 10 से 14वीं शताब्दी, राजधानी कौन सा है? तो कवर्धा। छिंदक नागवंश 1023 से 1324 ईस्वी, इसकी राजधानी क्या है? चक्रकोट भ्रमरकोट। कांतताय वंश 1324 से 1947 ईस्वी, मनधोता, बस्तर और जगदलपुर। रायपुर का कलचुरी वंश 1420 से 1751 ईस्वी, खल्लारी। और भोंसले वंश कहाँ है? तो 1758 से 1854 ईस्वी, रतनपुर। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें नोट करके रखिए। सारे राजवंशों के नाम है और कितने दिनों तक उन्होंने शासन किया उसके बारे में है और राजधानी उनकी क्या है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे। कल हम आपको छत्तीसगढ़ के मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज हमने छत्तीसगढ़ का मिट्टी, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन कौन है उनके बारे में पढ़ा और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा। तो ये जितने भी हमने पॉइंट आपको पढ़ाया है वो सारे आप अच्छे से नोट करके रखिए, ताकि आपकी पटवारी में ये सारे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं और ये सारे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे फ्रेंड, क्योंकि छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करके रखना है, अच्छे से तैयारी करना है, ताकि छत्तीसगढ़ से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। हम इसी प्रकार आपको भारत के प्राचीन इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का लोक कला, ये सब के बारे में हम विस्तार से आपको तैयारी करवाएंगे। हम गणित की भी तैयारी आपको करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल में अंत तक बने रहिए, हमारे सारे वीडियो आप देखिए फ्रेंड। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।